वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 20 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आप जैसा सोचेंगे, जैसा आपका बिहेवियर रहेगा, जैसे आपकी थिंकिंग रहेगी, ऐसे ही लक्ष्यों को आप प्राप्त करने लगेंगे। तो आप अपनी सोच को या अपने जो मस्तिष्क में इस बात को बिठा लीजिए और ठान लीजिए कि मुझे सफल होना है। और संघर्ष से व्यक्ति निखर कर एक दिन बाहर आता है और वह चमकता जरूर है सूरज की तरह। अगर जो जितना संघर्ष करेगा उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी उसको। तो आप संघर्ष से मत डरिए, अपने जीवन में संघर्ष करिए और ठान लो कि मुझे जीतना है। किसी भी हाल में मैं चाहे कितने भी संघर्ष आए मेरे जीवन में या प्रतिदिन कितने भी संघर्षों का मुझे सामना करना पड़े, मैं अपने मंजिल के लिए नहीं रुकूंगा। अब मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रुकूंगा और सफलता ही मेरा अंतिम लक्ष्य होने वाला है। तो आज की 20 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखते हम और इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय युद्ध अभ्यास किया है। गुजरात के द्वारबेड़का में किया गया है। जल थल रक्षा अभ्यास, इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और इसका होस्ट कौन था? तो बेट द्वारका राजस्थान गुजरात, बेट द्वारका गुजरात में इसका आयोजन हुआ है जल थल रक्षा अभ्यास का। और तटीय सैन्य अभ्यास है यह। आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में हमारे चीफ कौन है आर्मी के? तो उपेंद्र द्विवेदी जी आर्मी चीफ है वर्तमान में। नेवी के हेड कौन है वर्तमान में हमारे? और जो एयरफोर्स के हेड कौन है? और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है हमारे वर्तमान में? नेवी के हेड कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी वर्तमान में नेवी के हेड है दिनेश त्रिपाठी जी। एयरफोर्स के हेड कौन है? तो अमरप्रीत सिंह वर्तमान में हमारे एयरफोर्स के हेड है। और अनिल जी चौहान वर्तमान में हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। जो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो हमारा नेवी डे है कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हमारा नेवी डे मनाया जाता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है, जो शूटिंग के खिलाड़ी है, आप जानते हैं। BCC स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मनु भाकर जी को मिला है। और ये शूटिंग से संबंधित है। और पेरिस जो ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक प्राप्त किए थे शूटिंग में। एक तो जो 10 मीटर एयर राइफल में और एक 25 मीटर एयर राइफल में इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया था मिक्स इवेंट में। और अभी हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2024 में 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से। एक तो जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हमारे, एक तो जो प्रवीण जी है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी प्रवीण जी, इन्हें सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह हमारे हॉकी के खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन, इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो डी गुगेश जिन्होंने अभी FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, इन 4 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड 2024 से। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। और 2023 में किसे मिला था ये? तो जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है हमारे, बैडमिंटन के खिलाड़ियों को जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है इन्हें जो मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला था 2023 का, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को 2023 में मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला था। और जो मेजर ध्यानचंद्र थे ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी खेल से संबंधित थे। और मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब
मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 इसी दिन जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर सफल लैंडिंग करता है। और अभी हाल ही में जो स्वाधीनता दिवस है, हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर को जो हैदराबाद है उसका स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो मनु भाकर जी है, इन्हें इस वर्ष का बीसीसी स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगर बात करें पैरा स्पोर्ट्स वुमेन की, बात करें पैरा स्पोर्ट्स वुमन किसे घोषित किया है? तो पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर यह अवनी लखेरा को घोषित किया है बीसीसी ने, और यह भी शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। और पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए। जो पेरिस ओलंपिक थे यहाँ पर पहला गोल्ड भारत के लिए अवनी लखेरा जी ने जीता था। इमर्जिंग प्लेयर की अगर बात करें कि बीसीसी है इसने इमर्जिंग प्लेयर किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी जी को इमर्जिंग प्लेयर घोषित किया गया है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, जम्मू कश्मीर से यह आती है और तीरंदाजी की खिलाड़ी है। इमर्जिंग प्लेयर किसे घोषित किया है बीसीसी स्पोर्ट्स अवार्ड में? तो यह शीतल देवी जी को घोषित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो मिताली राज जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और मिताली राज जी एकमात्र ऐसी भारतीय महिला है, एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है। जब उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था तब इन्हें दिया गया था। तो एकमात्र महिला क्रिकेटर है यह, जो हमारी मिताली राज जी है, जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड या जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है यह प्रदान किया गया है। और जो इसकी स्थापना प्रारंभ कब होता है? तो 1991-92 से यह दिया जाना प्रारंभ होता है और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? तो 19 फरवरी को मनाई गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनकी 395वीं जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती मनाई गई अभी 19 फरवरी को, और 395वें क्रम की यह इनकी जयंती थी। इनका जन्म कब होता है? तो 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के किले में इनका जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले था, इनकी माता जीजाबाई थी, और 1674 में रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक किया गया था। जो काशी का पंडित थी गंगा भट्ट, उसके द्वारा जो राज्याभिषेक किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और हिंदू धर्मोद्धारक की जो उपाधि धारण की गई थी, जो शिवाजी थे इनके द्वारा हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी अपने राज्याभिषेक के बाद। भारतीय सेना, अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के जनक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। इनके पास 2 जहाज थे, गेलीवेट्स और गुराब इनके पास 2 जहाज थे, इसलिए इन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी माना जाता है। गोरिल्ला या छापामार जो युद्ध पद्धति है उसके जनक भी कौन है? तो गोरिल्ला या छापामार पद्धति के जनक भी छत्रपति शिवाजी महाराज है। गोरिल्ला पद्धति अर्थात जो महाराष्ट्र का पहाड़ी क्षेत्र था, तो जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी सेना इन पहाड़ियों के जो खंडक है या जो इन पहाड़ियों में छुप जाती थी, और दुश्मन की सेना जहाँ भी रहती थी उस पर अचानक बड़ी तीव्र गति से अटैक करके उनको परास्त करके वापिस जो है गोरिल्ला पद्धति, वापिस में यह जो पहाड़ों के अंदर घाटियों में छुप जाते थे, तो इसे गोरिल्ला पद्धति कहा जाता है या छापामार पद्धति। इसके जनक भी शिवाजी महाराज है। इनकी जो 8 अष्टप्रधान होती थी, इनके जो 8 मंत्री होते थे उसे अष्टप्रधान कहा जाता है। और जिसमें प्रधानमंत्री कौन होता था? पेशवा प्रधानमंत्री होता था, सुमंत यह विदेश मंत्री होता था, और सर्वोच्च कौन होता था? तो जो छत्रपति होता था वह इसका अष्टप्रधान का सर्वोच्च अधिकारी होता था, छत्रपति। अगर कर की बात करें, शिवाजी महाराज के जो राज्य था उसके अंतर्गत 2 प्रकार के कर लिए जाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। जो चौथ था यह राज्य की कुल आय का 1/4 होता था, 1/4 होता था, और जो सरदेशमुखी है 1/10 लिया जाता था, अर्थात 25% चौथ कर के रूप में लिया जाता था और 10% सरदेशमुखी लिया जाता था। और ये जो राजा होते थे मराठा साम्राज्य के, उन्हें प्राप्त होता था चौथ, और सरदेशमुखी यह छत्रपति को प्राप्त होता था, जो छत्रपति होता था उन्हें।
11 जून 1665 को कौन सी संधि होती है इतिहास में, तो यह पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी महाराज को जो राजा जयसिंह के द्वारा पराजित किया था, और जो पुरंदर की संधि के तहत यहाँ पर जो शिवाजी महाराज से 24 किले ले लिए गए थे पुरंदर की संधि के तहत, और औरंगजेब की तरफ से जो है नेतृत्व किया था सेनापति के रूप में जयसिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भूटान, भारत और बांग्लादेश के मध्य त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल का प्रारंभ असम में किया गया है। जोगी घोपा टर्मिनल यह असम में प्रारंभ किया है त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक जंक्शन के रूप में। तो भारत, भूटान और बांग्लादेश के मध्य जो जोगी घोपा टर्मिनल है इसका उद्घाटन किया गया है, और ये असम में स्थित है जोगी घोपा। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो जो हमारे मंत्री है जलमार्ग और जहाजरानी मंत्री है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। पद्म नेविगेशन, 2 जहाज इसके तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए भारत के द्वारा। पद्म नेविगेशन और त्रिशूल जहाज, पद्म नेविगेशन और त्रिशूल जहाज को हरी झंडी दिखाई गई है यहाँ से। भारत भूटान एकीकृत चेक पोस्ट का शुभारंभ भी कहाँ पर हुआ था? भारत भूटान एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन असम के दरंगा में अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत भूटान के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट का भी उद्घाटन किया गया था। सिक्किम, अगर भूटान से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। और यहाँ देखेंगे ये भूटान है, यहाँ पर असम दिखेगा और ये बांग्लादेश है। तो इन तीनों के मध्य इस चेक पोस्ट को, जंक्शन को बनाया गया है जोगी घोपा को, ये ध्यान में रखना है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यह बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के कितने ऐसे राज्य जो सीमा बनाते हैं, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के 7 ऐसे पड़ोसी राज्य जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो इसकी बैठक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित हुई है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक, मलेशिया और भारत के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग समिति की 13वें क्रम की बैठक कहाँ पर हुई है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है, और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारत और मलेशिया के मध्य कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन होता है? तो जो हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास है, यह इंडिया और मलेशिया के मध्य आयोजित होते हैं। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट यहाँ की मुद्रा है मलेशिया की। अगर आप देखेंगे जो हमारा हिंद महासागर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये मलेशिया देश देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मलेशिया और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों के मध्य एक जल संधि स्थित है। इस जल संधि को क्या कहा जाता है? तो यह मलक्का जल संधि है, जो कि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है और मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है, मलक्का जल संधि। और ये सबसे लंबी जल संधि है जो मलक्का जल संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? भाई साहब, यहाँ पर भी खेला हो गया, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने किया था कि जो चर्चा में रहे थे उनका नाम तो अलग ही रह जाता है सीएम पद के लिए, लेकिन जो पीछे जो पहली बारी जीत के आया, पहली बारी एमएलए बना, उसे सीधा सीएम की कुर्सी सौंप देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, दिल्ली में भी इस बार, जैसा हमें राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, और आज ये शपथ लेने वाली है 20 जनवरी को। दिल्ली की सीएम किसे घोषित किया गया है? बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता जी आज यह शपथ लेंगी, और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में यह शपथ लेने वाली है, और यह दिल्ली की चौथी महिला सीएम के रूप में शपथ लेगी। पहली सीएम कौन रही थी दिल्ली की महिला के रूप में? सुषमा स्वराज जी रही थी। सेकंड नंबर शीला दीक्षित जी रही थी, और तीसरे नंबर पे आतिशी मार्लेनो है, और चौथी सीएम महिला कौन बनेगी दिल्ली की? रेखा गुप्ता जी बनेगी। और ये किस सीट से एमएलए बनकर आती है? तो जो शालीमार बाग सीट है यहाँ से यह एमएलए बनकर आती है। और इनकी जो टैग लाइन थी, इनकी जो चुनाव में टैग लाइन थी, इस टैग लाइन को बीजेपी ने जो दिल्ली में प्रयोग किया था, जो रेखा गुप्ता जी इनकी टैग लाइन थी,
काम ही पहचान इनकी टैगलाइन को बीजेपी ने अपनाया था दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो 70 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 48 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की थी। अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के सीएम हैं। राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में, राजस्थान के सीएम कौन है, उड़ीसा के सीएम कौन है, ये आपको बताना है। तो जो भजनलाल शर्मा जी है यह राजस्थान के सीएम है वर्तमान में। उड़ीसा के सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी कहाँ के सीएम है वर्तमान में, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। मोहन यादव जी कहाँ के, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस राज्य के इनके जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है यहाँ पर किन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। और गुजरात में कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के सीएम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, तो हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है रिलायंस को। कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है रिलायंस को। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स अर्थात उपभोक्ताओं का जो ब्रांड है उस पर कितना भरोसा है और उस ब्रांड का कितना विस्तार है, वह कितनी ग्राहकों तक अवेलेबल है, कितनी आसानी से सुगमता से वह ग्राहकों को मिलती है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जिसमें उपभोक्ताओं को उस ब्रांड पर कितना भरोसा है और उस ब्रांड का कितना विस्तार है, इस आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। तो पहले स्थान पर कौन है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में, तो सैमसंग विश्व में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन आ गया है वर्ल्ड में, तो रिलायंस आ गया है। जो भारतीय है वो एक तो सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे ट्रस्ट में और एक जो रिलायंस है उसके कपड़े खरीदेंगे। तो रिलायंस सेकेंड नंबर पर आ गया है। और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश, सबसे बड़े जनसंख्या कहाँ पर है, भारत में उपलब्ध है जनसंख्या। तो नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जो नेटफ्लिक्स है इन्हें पछाड़कर जो रिलायंस सेकेंड नंबर पर आ गया है उपभोक्ताओं के भरोसा और विस्तार के आधार पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 134वीं रैंक हमारी किसमें, 134वीं रैंक हमारी किस इंडेक्स में, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी 134वीं रैंक है। जो हंगर इंडेक्स है उसमें कितनी रैंक है हमारी, तो हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में हमारी हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है। 10वां स्थान हमारा किसमें, तो साइबर अपराध में कौन सा स्थान है, साइबर अपराध में हम 10वें स्थान पर है। लेकिन दूसरे स्थान पर हम किस में, तो साइबर हमलों में कौन से स्थान पर है, साइबर हमलों में हम दूसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर भारत साइबर हमलों में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो 159वां स्थान है भारत का। और प्रेस विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है। विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो केरल सरकार ने घोषणा की है वैज्ञानिक तरीके से जो एक्सपायर्ड दवाएं उनसे निपटने के लिए। तो एन प्राउड पहल लॉन्च की है केरल सरकार ने। एन प्राउड पहल केरल सरकार ने लॉन्च की है जो एक्सपायर्ड दवा है उनसे निपटने के लिए। और जो एक्सपायर्ड दवा है जो अपशिष्ट है इनका प्रबंधन किया जाएगा, इन्हें वैज्ञानिक पद्धति से इनका निपटान किया जाएगा और लोगों में जागरूकता प्रदान की जाएगी। तो कहाँ पर यह कोझिकोड में प्रारंभ हुआ है। कोझिकोड से जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसका किया जाएगा। अगर कोझिकोड की बात करें तो भारत का पहला साहित्य शहर भी यूनेस्को ने किसे घोषित किया है अभी, तो कोझिकोड को घोषित किया था। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मसाला अनुसंधान केंद्र भी कोझिकोड केरल में स्थित है। भारत का पहला जो साहित्य शहर किसे, कोझिकोड को घोषित किया था। और संगीत शहर किसे घोषित किया था, तो जो तानसेन की नगरी है ग्वालियर, इसे संगीत शहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की ही बात करें, यूनेस्को की, तो अभी इसने भारत में 43वां जो सांस्कृतिक स्थल किसे घोषित किया है या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो मोइदम को शामिल किया है, मोइदम को। और ये कहाँ का है, तो ये अहोम साम्राज्य संबंधित है, असम में स्थित है। अहोम साम्राज्य से संबंधित कब्रिस्तान मोइदम इन्हें शामिल किया है। अगर बात करें भारत में भी आर्द्रभूमि स्थल कितने हो चुके हैं, तो आर्द्रभूमि स्थल 89 गुण 90 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं। रामसर साइट है 90 हो चुकी है भारत में। और एशिया में सर्वाधिक किसके पास है अभी राम साइट है, जो रामसर
साइट है यह, या रामसर स्थल, तो यह अभी भारत के पास है, एशिया में पहले स्थान पर। कुछ समय पहले ऑपरेशन अमृत भी किसने प्रारंभ किया था? तो एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत भी भारत सरकार, जो केरल सरकार है, केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो गूगल से संबंधित है अनंत परिसर, अर्थात अनंत परिसर की स्थापना कर रहा है गूगल भारत में। अनंत परिसर गूगल बेंगलुरु में अनंत परिसर का जो बिल्डिंग है इसका उद्घाटन करने वाला, शुभारंभ करने वाला, इसका नाम अनंत रखा है और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका शुभारंभ करेगा। यह गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर होने वाला है और इसका अर्थ क्या होता है? तो अनंत का अर्थ होता है सीमाहीन। और साइंस वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रिया है यहाँ पर बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इसके नाम से ही ओपन एयर अर्थात खुली हवा में, आर्ट वॉल अर्थात दीवार पे बनाया गया और म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है इसे, अर्थात दीवार पर जो खुली हवा में दीवार पर जो है जो फोटो बनाए जाते हैं उनको ही इसका अवार्ड दिया गया है। जैसे हमारे गाँवों के स्कूलों में एक बच्चा और एक बच्ची जो पेंसिल पे बैठे होते हैं और आर्ट, इसी प्रकार के आर्ट बने हुए हैं और वो खुली हवा में बाहर है, इसलिए इसको ओपन एयर कहा गया है। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पर? भारत का पहला है यह, इसलिए याद रखना है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम भारत का पहला है यह। इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और मौसम विभाग है जो हमारा दिल्ली में मौसम विभाग की जो मौसम विभाग में इसे ओपन किया गया है या खोला गया है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अभी हाल ही में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं इसकी स्थापना के, इसलिए इसे यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। 1875 में इसकी स्थापना होती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। अभी 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही इसने अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी पर अपनी झांकी का प्रदर्शन भी किया था। और जो यहाँ पर जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इनकी की उपलब्धि और इसके इतिहास के बारे में जो आर्ट बनाकर बताया जाएगा। तो ये आज का करंट अफेयर्स हो गया। अब वन लाइनर में देख लेते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने की भारत की यात्रा। तो कतर के अमीर शेख तमीम अल अहमद अल थानी, ये एक ही नाम है पूरा, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, इन्होंने भारत की यात्रा की है और कतर के अभी हाल ही ये कतर के क्या है? अमीर है। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा कतर की राजधानी है और यहीं पर अभी इजराइल और हमास के मध्य शांति वार्ता कहाँ पर हुई थी? तो ये दोहा में हुई थी, कतर की राजधानी में। स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेल्यूलोज पट्टियाँ की विकसित। किसने? स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेल्यूलोज की पट्टियाँ विकसित की है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिवाइज करा सकूं। तो अगर आपका कोई प्यारा सा कमेंट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। हाल ही में देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण फिलीपींस में किया गया है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जन का 6वां संस्करण प्रारंभ करेगी? जापान के साथ। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो इन तीनों पहलों को प्रारंभ किया गया है, सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक का। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो यह पनडुब्बी है। हाल ही में देश का 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है। देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो यह AI चैटबॉट है और अभी एलोन मस्क की कंपनी जो XAI है उसने इसे लॉन्च किया है, इसका अनावरण किया है। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता है। चीन में इसका आयोजन हुआ था। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने प्रारंभ की थी? तो यह गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर
किया है, बेट द्वारका में, गुजरात में। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह मनु भाकर जी को। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है, तो यह 19 फरवरी को मनाई गई। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है, असम में यह प्रारंभ हुआ है। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो इसका आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना जाएगा, रेखा गुप्ता जी आज शपथ लेने वाली है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो रिलायंस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, केरल सरकार के द्वारा। चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे, गूगल से बेंगलुरु में स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया है, नई दिल्ली में किया गया है। धन्यवाद, जय हिंद।